परिवार कल्याण मंत्रालय के तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय कार्यालय और नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय दल राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ काम कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे और इन राज्यों में ज्यादा मामलों को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करेंगे। राज्यसभा में आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराए जाने को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर कल विस्तार से चर्चा करने का आश्वासन दिया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी होने के कारण सदन की कार्रवाई को 10:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। Once again, appeal to all of you, please go to your seats. Allow the House to function. Question hour is very important. Some of you said last time, not having question hour is matter of democracy. This is the statement made outside. Please understand. The House is adjourned to meet at 10:30. इसके बाद सदन में किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई को एक बार फिर से 11:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा। विपक्ष किसानों के मुद्दे पर आज ही चर्चा कराए जाने पर जोर दे रहा था। वहीं उच्च सदन में शोर शराबा न थमने से कार्रवाई को एक बार फिर से तीसरी बार 12:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा। 12:30 बजे के बाद भी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टिल 12:30 PM। एरो इंडिया एयर शो का आज बेंगलुरु में रिहर्सल किया गया। इस एयर शो का आयोजन 3 से 5 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित येलहांका एयर फोर्स स्टेशन पर किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा आयोजित होने वाले शो का यह 13वां संस्करण है। इस शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत की रक्षा तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिए इस शो को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस शो में पहली बार स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही भारत का पहला सेमी स्टील्थ ड्रोन का मॉडल भी एयर शो एरो इंडिया में पेश किया जाएगा। वॉरियर नाम का ड्रोन स्वदेशी कार्यक्रम कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का हिस्सा है। यह मानव और मानव रहित प्लेटफॉर्म का बेहद सटीक मिश्रण है जो दुश्मन के बेहद चौकसी भरे हवाई क्षेत्र को भी भेद देगा। एयर इंडिया शो में बोइंग, IEH कॉरपोरेशन, GE एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और टेक्स्टा सिस्टम्स जैसे अमेरिका की अहम रक्षा कंपनियां हिस्सा लेंगी। अमेरिका का BAB लॉन्चर भारी बम वर्षक एयरक्राफ्ट एरो इंडिया एयर शो में फ्लाई बाय प्रदर्शन करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के दूसरे LCA के प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिलेगी और भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री सशक्त होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चौथी पीढ़ी के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दूसरी असेंबली लाइन की शुरुआत की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये असेंबली लाइन आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करेगी और इस कदम से भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री सशक्त होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा ये कैंपेन है, इन तीनों को यह ताकत देगा, तीनों को यह मजबूती देगा। कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको यह मिल गया है और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील है जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। तेजस की दूसरी असेंबली प्रोडक्शन लाइन के शुरू होने से HAL हर साल करीब 16 तेजस का निर्माण कर सकेगा और इस प्रोडक्शन लाइन से करीब 5,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिल सकेगा। इस प्रोडक्शन लाइन से टियर 1, 2 और 3 की करीब 500 घरेलू इकाइयों और 200 कंपनियों की भागीदारी से करीब 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।
जो भी बनाना होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के इस उद्घाटन से। आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। यह संदेश सारी दुनिया को जाएगा। तेजस मार्क 1A में डिजिटल फ्लाई बाय वायर और मिशन कंप्यूटर कंट्रोल एवियोनिक्स जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों का उपयोग किया गया है। नए तेजस प्लांट के कारण एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगी। ये बट नेचुरल है। बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी जानकारी में यह भी आया है कि आप सबने सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल को जो अपनाया है, उसके तहत 650 डिजाइन और प्रोडक्शन एजेंसीज भी आपके साथ जुड़ रही हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने दुनिया के सारे देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है और उसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ डबल डिजिट में है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 11.5 होगी। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। एलजी तेजस की सेकंड असेंबली लाइन में HAL सालाना 16 तेजस एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेगा और ये जो भारत सरकार की योजना है कि तेजस को फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान बनाया जाए भारतीय सेना का, उसमें एक बड़ा कारगर कदम होगी। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज़, बेंगलुरु। वहीं दिल्ली में इजरायल के दूतावास के बाहर हुए धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज NIA को धमाके की जांच का जिम्मा सौंपा है। 29 जनवरी को दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर एक कम तीव्रता वाला IED ब्लास्ट हुआ था। धमाके में कोई घायल नहीं हुआ था, हालांकि आसपास खड़ी कुछ गाड़ियों के शीशे चटक गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब सोमवार को संसद में 2021-22 का बजट पेश किया तो वो आत्मनिर्भर भारत का बजट था, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा जोर रहा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोरोना काल का ये बजट अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने और रफ्तार पकड़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को भारत के आत्मविश्वास का उजागर करने वाला बजट करार दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार सुबह जब अपने सहयोगी मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ नए दशक के पहले आम बजट को पेश करने के लिए लाल रंग के पारंपरिक पिटारे को लेकर संसद भवन पहुंची तो लोगों की उम्मीदें चरम पर थीं। वित्त मंत्री के सामने थी जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरी करने की चुनौती, तो साथ में ही कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाने का दबाव भी। संसद में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री ने जब अपना लाल बैग खोला तो इसमें बजट के दस्तावेज की जगह था डिजिटल बजट, जो था एक टैबलेट में। वित्त मंत्री के डिजिटल बजट में आत्मनिर्भर भारत का खाका था तो कोरोना के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने का बम्पर पैकेज भी। अन्नदाता को सुखी और समृद्ध बनाने के कदम थे तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का रोड मैप भी। आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये दरअसल 130 करोड़ भारतीयों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है। To lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat. आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर एरो इंडिया कंटेनर रिजर्व पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित हो रहा है।
Government of India has cleared the proposal for procurement of 83 LCA Mark 1A aircraft, which are going to be produced in the production lines at Bangalore. LCA Mark 1A, which is an advanced variant of its predecessor, that is the FOC version as of now, is deemed as a potential job creator, which will contribute considerably to the economic development of Karnataka state. Economic development of Karnataka state. The program is going to catalyze the aerospace ecosystem in Karnataka and would enable India to be the epitome of, in Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. More than 230 suppliers are from Karnataka, which will be part of this program, out of which 180 are in the MSME sector, who will be supporting the LCA Mark 1A. The major LCA assembly structures, like the rear fuselage, is being supplied by Alpha Tokol from Bangalore, as well as the front fuselage, which is being supplied by DTL, that is Dynamatics Limited, from Bangalore. It is estimated that as the LCA Mark 1A program kicks off, it will generate primary jobs of more than 5,000 across the country. Considering a multiplier effect, the program will easily generate approximately 25,000 secondary jobs across the country, mainly benefiting the state of Karnataka. The production rate for this increased requirement of Indian Air Force is being augmented by HAL from 8 to 16 aircrafts per year through the creation of a state-of-art new facility, which was inaugurated today morning by the Honorable Raksha Mantri. The facility is spread across 35 acres and have a built-up area of 34,000 square meters, that is about 3.5 lakh square feet, with specialized facilities for heat treatment, special processes, and hangars for structural assembly of the aircraft is being created within this new complex. On the Aero India front, 2021, the central theme of the Indian Pavilion being the rotary wing capabilities of India. HAL's rotary platforms, that is the light utility helicopter, will be the centerpiece of the display with scaled models of IMRH, ALH, LUH and LCH and the Indian helicopter manufacturing ecosystem and the supply chain partners for the same. A unique flying display of HAL's indigenous platforms, both fixed and rotary wing, aptly titled Atmanirbhar Formation Flight, will enthrall the audience. HAL will showcase its prowess in defense and aerospace, centered on the theme Conceive, Indigenize and Collaborate at the world's first hybrid exhibition. The Atmanirbhar Formation Flight consisting of HAL products such as LCA, Trainer, HTT-40, IJT, Hawk-Eye, the Civil Dornier 228 will fly in a special formation showcasing the spectrum of trainers and signify self-sufficiency in the trainer segment. The outdoor display adjacent to the HAL stall will feature rotary wing products, namely LCH, ALH, Mark IV, Rudra and the ALH civil variant. So I welcome all of you for the Aero India show, which starts from tomorrow. Thank you. This is not a something that I have to announce, but it has to be acknowledged. Bengaluru, we all know, is a center of information technology and aerospace industry. And it is not without a reason, and our defense minister is very much loved in this part. Many industry associations expressed a desire to felicitate him. So we have a small program where various industry associations would like to acknowledge the contribution of Honorable Defense Minister for the growth of industry here. I would request our colleague Vasanthi Hariprakash to take over. Thank you so much, Shri Bharat Bhushan, and ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. Of course, as has already been mentioned, there has been a historic decision, and many organizations, the government of Karnataka and industry associations would like to felicitate the Raksha Mantri, Honorable Shri Rajnath Singh Ji. I would first invite Shri B.S. Yediyurappa, Honorable Chief Minister of Karnataka, to felicitate the Defence Minister.
while this felicitation is going on, I would request the members of the associations who are going to step up on stage to please be ready in a sequence. I would invite the CII first. Meanwhile, I thank the Chief Minister of Karnataka for doing the honors. Eager, from the CII, may I invite the Chairman of Karnataka CII to please step up on stage to do the felicitation of the Defence Minister, Shri Rajnath Singh. The substantial number of jobs that are being created by this decision, and as Shri Madhavan shared a few minutes earlier with us, 230 of those suppliers from Bangalore, from Karnataka. We would like to thank the CII. Meanwhile, may I invite the representatives from the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI, the Karnataka chairman, to please step up on stage. They would like to express their gratitude as well to the Ministry of Defence and to Shri Rajnath Singh Ji. I request ASSOCHAM Chairman to be ready. ASSOCHAM, FKCCI and BCIC members can be ready to come on stage next. Thank you. It's indeed heartwarming to see the energy in this gathering at this afternoon today. Meanwhile, the Associated Chambers of Commerce and Industry, ASSOCHAM representatives, next, may I request the Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industries, FKCCI, I would also meanwhile request the Karnataka Small Scale Industries Association, KASIA, as well as representatives from Peenya Industries Association, PIA, to be ready. In the interest of time, the members who are coming on stage. Tomorrow, the Defence Minister is all set to inaugurate Aero India 2021. Today, on this occasion, the industry associations have gathered here to express their gratitude to the Defence Minister. May I now invite the Bangalore Chamber of Commerce and Industries, the Bangalore Chamber of Commerce and Industries, BCIC, next KASIA, I'd also use this time to request the Association of Women Entrepreneurs of Karnataka, AWAKE, as well as Ubuntu, the consortium of women entrepreneur associations, to please be ready.
Commerce and Industries, DCIC, felicitating the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji. We also have members of CASIA and BIA, and of course the women entrepreneurs are all set to step up on stage. CASIA members, it's the Peenya Industries Association, PIA, that would like to felicitate the Honorable Defence Minister. Federation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, FISME, and Laghu Udyog Bharati, members who would like to felicitate the Defence Minister. May I request members of Awake as well as Ubuntu? तो आप इसी तस्वीरें बेंगलुरु से देख रहे थे, जहां पे एरो इंडिया कटर रेजर के कार्यक्रम की तस्वीरें थी। अब से कुछ देर बाद यहां पर रक्षा मंत्री का संबोधन भी होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ में खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. We must march forward and forward till victory is achieved and freedom won. Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10
at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. And about 25 to 30% of our PhDs in science are actually women. But what happens is that when it comes to positions where you lead the endeavors that add to the scientific and technology ecosystem in India, then you find the percentage is rather small. And when you go to leadership positions, then it goes down even further. Now in the STIP 2020, I think a large number of interventions have been suggested, and which I think go beyond just starting special schemes to help women to come back to the career. Watch In Conversation with Padma Shri awardee and eminent physicist Professor Romini Godbole at 8 p.m. on Tuesday on DD India. हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको, ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. आर्द्र भूमि यानी धरती पर मौजूद दलदली और नमी वाला क्षेत्र जो पृथ्वी पर पारिस्थितिकीय तंत्र का संतुलन बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। दुनिया की कुल आर्द्र भूमि में भारत का हिस्सा करीब 2.4% है, जबकि वैश्विक जैव विविधता में भारत की भागीदारी तकरीबन 8% के करीब है। We will identify wetlands of international importance, document them, identify the parameters based on which we could categorize them. We are targeting is that is this year at least 75 wetlands, major wetlands, which are of international importance. We could document. महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए
जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक ऐसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव देगा कि वहाँ पर पैरों से बच्चों को मारा जा रहा है। ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं दो टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ दो टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Namaskar and welcome. You're watching DD News, and let's take a look at the top stories that we are tracking at this hour. Union Ministry of Health and Family Welfare has decided to depute 2 high-level multidisciplinary teams to Kerala and Maharashtra to collaborate with the state health authorities in instituting public health measures for COVID-19 management. The central team to Maharashtra comprises of experts drawn from National Centre for Disease Control and Dr. RML Hospital, New Delhi. The Kerala team shall comprise of senior officials from Ministry of Health and Family Welfare along with experts from Regional Office of Health and Family Welfare, Thiruvananthapuram and Lady Hardinge Medical College in New Delhi. The teams shall work closely with the state health departments, take a stock on ground situation, recommend necessary public health interventions to contain the large number of cases being reported by these states at a time when almost all states, union territories are showing a declining trend in number of cases and deaths due to COVID-19. Kerala and Maharashtra continue to report large number of cases. At present, these two states alone are contributing to almost 70% of active COVID-19 cases in the country. Meanwhile, Maharashtra State Health Minister Rajesh Tope assured full support and coordination with centre, saying that it's part of the protocol set by the centre to fight COVID-19. And now let's take a look at the COVID-19 updates across the country, the numbers where they stand. The country's COVID-19 recovery rate has crossed 97%. The total number of recoveries has gone up to over 1 crore 4 lakh 44,000. The Health Ministry says the actual caseload currently comprises only 1.52% of the total positive cases. Presently, the total number of active cases in the country is 1,63,353.
Meanwhile, India's diplomatic vaccine Maitri exercise initiative to provide COVID-19 vaccines to neighbouring countries is moving ahead. In the latest update under Vaccine Maitri, India's vaccine consignments have reached Dubai. External Affairs Minister S. Jaishankar said that Made in India vaccines have reached Dubai, a special friend, a special relationship. Earlier consignments of Made in India vaccines reached Algeria and South Africa. South African President Cyril Ramaphosa confirmed receiving first consignment of the COVID-19 vaccines from the Serum Institute in India. Cyril Ramaphosa said that with the arrival of the consignment, South Africa will launch a mass vaccination campaign. External Affairs Minister S. Jaishankar has tweeted and confirmed the arrival of the consignment in South Africa's Johannesburg. The minister also confirmed the arrival in Algeria and tweeted that a trusted partnership stands renewed. Under the Vaccine Maitri program, India has already sent COVID-19 vaccines to many countries such as Bhutan, Bahrain, Maldives, Bangladesh, Brazil, Nepal, Myanmar and Seychelles, along with several others. Now let's move on to some updates on parliamentary proceedings. Today, Rajya Sabha proceedings were disrupted on the third day of the budget session. The opposition created ruckus in the upper house over farm laws. Opposition staged a walkout from the Rajya Sabha over the rejection of suspension of business notice. Chairman of the Rajya Sabha, M. Venkaiah Naidu, adjourned the house till 11:30 a.m. today after reconvening at 10:30 a.m. in the morning. Later on, amid continued disruptions and pandemonium, the House was adjourned till tomorrow 9 a.m. 4 important legislations were on the agenda of the upper house today. The Major Port Authorities Bill, the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, the Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill and the National Commission for Allied and Healthcare Professionals will be discussed when the upper house convenes. Lok Sabha, in fact, is scheduled to take the debate on the presidential address today, while Rajya Sabha was adjourned today due to the continuous ruckus and pandemonium staged by the opposition. The World Wetlands Day is being observed today. The day is dedicated to raising global awareness about the vital role of wetlands for people and planet Earth. Now, the 2nd of February also marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands. The convention was adopted in 1971 in the Iranian city of Ramsar on the shores of Caspian Sea. This year's theme for World Wetland Day is Wetlands and Water. It highlights the importance of wetlands as a source of fresh water and encourages action to restore them and stop their loss. This is especially important as we mark the UN Decades of Ocean Science and Ecosystem Restoration. And on the occasion of World Wetlands Day 2021, Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Prakash Javadekar said India is one of the few countries to have wetland inventory system. The minister tweeted, and I quote from the tweet, India is one of the few countries in the world to have a wetland inventory system wherein remote sensing techniques have been used to map the wetlands. India has 42 sites designated as wetlands of international importance, Ramsar sites, unquote. That's the tweet by Prakash Javadekar, Union Environment Minister. World Wetlands Day event is also taking place. These events will be taking place from 1st of February to 3rd of February. Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat and Minister of State for Jal Shakti Ratan Lal Kataria participated in these events. Gajendra Singh Shekhawat took part virtually in the event. During the event, Ratan Lal Kataria launched a book with the name
with the theme Urban Wetland Water Bodies Management Guidelines, a toolkit for local stakeholders. He also unveiled a theme poster. The theme for this year's World Wetland Day is Wetland and Water. World Wetland Day, as we know, is observed every year on February 2nd. This is the same date when the Convention on Wetland was adopted in 1971 in Ramsar in Iran. Addressing the event, the minister said that till December last year, India had 42 water bodies marked as Ramsar sites, which are important for ecosystem survival, adding that this number is highest among South Asian nations. रामसर प्रोटोकॉल के अनुरूप जिन तालाबों को जिनका संरक्षण इकोसिस्टम सर्वाइवल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाए एवं उनका संरक्षण वैश्विक धरोहर के रूप में किया जाना आवश्यक हो, रामसर साइट्स के रूप में उन्हें चिन्हित किया जाता है। उस सूची में भारत के दिसंबर 2020 तक 42 ऐसे तालाब थे जो रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित थे, और दक्षिण एशिया में ये संख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक है। Raksha Mantri Rajnath Singh today inaugurated Hindustan Aeronautics Limited's Tejas Light Combat Aircraft's second production line in Bangalore. The indigenously designed 4.5 generation light combat aircraft Tejas is the lightest and smallest fly-by-wire multi-role combat aircraft. The inauguration of the second plant for LCA will enable HAL to produce 16 aircrafts annually. Raksha Mantri has said that Tejas LAC's second production line will strengthen HAL, Indian Air Force and Atmanirbhar Bharat campaign, and also terming the deal as the biggest indigenous defence procurement. The minister added that it will give new heights to the Indian aerospace sector. हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा ये कैंपेन है, इन तीनों को यह ताकत देगा, तीनों को यह मजबूती देगा। कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है, और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील है जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। Raksha Mantri also said that the government is committed to make India self-reliant in the field of defence technology and manufacturing. He exuded a lot of confidence that in the next 3 to 4 years, India will achieve the target of rupees 1.75 lakh crores in the field of defence manufacturing. जो भी बनाना होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के इस उद्घाटन से, आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है, और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। यह संदेश सारी दुनिया को जाएगा। Rajnath Singh also said that the new Tejas line will generate more employment opportunities in the country. नए तेजस प्लांट के कारण एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगी। ये बट नेचुरल है, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी जानकारी में यह भी आया है कि आप सबने सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल को जो अपनाया है, उसके तहत 650 डिजाइन और प्रोडक्शन एजेंसीज भी आपके साथ जुड़ रही हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने दुनिया के सारे देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है, और उसकी
प्रोजेक्टेड ग्रोथ डबल डिजिट में है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 11.5 होगी, यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। The indigenously designed 4.5 generation light combat aircraft Tejas is the lightest and smallest fly-by-wire multi-role combat aircraft. The inauguration of the second plant for LCA will enable HAL to produce 16 aircrafts annually. Raksha Mantri will be attending Aero India 2021 show that will be held from 3rd to February 5th in Bangalore at Yelahanka Air Base. And the 13th edition of the Aero India show will start from tomorrow. The biennial air show and exhibition will be held, as we mentioned earlier, at the Yelahanka Air Force Station in Bangalore. And this is the show which is hosted by the Government of Karnataka and Hindustan Aeronautics Limited. The Aero India provides a platform for aerospace companies to showcase their products and services. In fact, it is the first global air show organized in the COVID-19 era. The rehearsals were held early today, where spectacular formations were practiced and showcased. Right on your screens. For the signature maneuver, we call it the Dolphin's Leap. Dolphin's Leap. For the rotors, we have been closer. Air-to-air and air-to-ground weaponry, along with the modern avionics, is crossover break. Go with that command. Here you can see, ladies and gentlemen, the crossover break. A perfect cross in R from your left and right. A special lovable heart by the Surya Kirans and the Sarangs. A pulsating heart for all the lovable people and audience present here this morning. Well, India's air prowess there on display. Meanwhile, United States B-1B Lancer heavy bomber will perform a flyby during Aero India Air Show at Yelahanka Air Force Station in Bangalore. John Heflin, who is U.S. charged affairs, says that United States participation in the air show is another example of the deepening defense and strategic partnership between India and United States. In fact, he will lead a high-level delegation of U.S. government officials and defense industry representatives to the event. The relationship of India and the US is built on common interest, common vision of a free and open Indo-Pacific space. U.S. companies are already cooperating closely with the Indian Armed Forces to deploy these systems to enhance India's military capabilities. The growing number of joint ventures and partnerships between U.S. and Indian defense companies continues to strengthen the robust network of defense suppliers in India, with the potential of equipping partners in the broader Indo-Pacific region. U.S. industry is actively exploring ways to work with Indian partners to bring advanced technologies and manufacturing capabilities to India, and to engage with our Indian partners on co-development and co-production. This week at Aero India, our companies are proud to showcase some of the world's most advanced aerospace, defense, and communications technologies. Shiromani Akali Dal President Sukhbir Singh Badal's vehicle was attacked today in Jalalabad in Punjab. Shiromani Akali Dal blamed Congress for this attack. Now, 3 party workers who jumped into the president's rescue received bullet injuries. And in the past, 2 workers of Congress Party and Akali Dal in Punjab have clashed with each other on various issues. Let's have a look at some of these few violent clashes that have happened earlier also between the 2 political factions. In January 14, 2021, this was seen as an attempt to gain one-upmanship and prominence in the eyes of their leaders. 2 rival congressmen, cousin brothers, lost their lives in an armed clash between their groups at Machrala village near Dera Baba Nanak in Gurdaspur district. Hardyal was the former Akali Sarpanch of Machrala, while Manjeet Singh's mother, Gurmeet Kaur, was a sitting Congress Party Sarpanch. Then in September 7, 2018, way back, workers of Congress and Akali Dal clashed in Dharamkot during filing of nomination papers for Zilla Parishad and Panchayat Samiti polls in the state.
In 2017, in Feb 11 also, tension prevailed in Punjab's Majheetha constituency following clashes between supporters of the ruling Shiromani Akali Dal and Congress. In March 11, 2017, clashes between Congress and Shiromani Akali Dal activists in Punjab happened after the declaration of assembly poll results. A Congress supporter was injured in a fight at Agwan village near Dera Baba Nanak in Gurdaspur. Then in March 14, 2017, 2 days after assembly election results, an Akali worker, Gurbachan Singh, was shot dead by Congress workers in Peruchichi village near Kaidan in Gurdaspur. Again in March 12, 2017, members of the two truck unions owing allegiance to Shiromani Akali Dal and Congress clashed at Bareta town of Mansa, leaving 2 dead and 1 injured. Moving on, Prime Minister Narendra Modi will be inaugurating the Chauri Chaura centenary celebrations at Chauri Chaura, Gorakhpur in UP on 4th of February 2021 at 11 a.m. via video conferencing. Now, the day marks 100 years of the Chauri Chaura incident, which is a landmark event in the country's fight for independence. Prime Minister will also release a postal stamp dedicated to the Chauri Chaura centenary during the event. Chief Minister of Uttar Pradesh will also be present on the occasion. The centenary celebrations and various events planned by the state government will begin in all 75 districts of the state from 4th of February 2021 and will continue till 4th Feb 2022. The National Investigation Agency, which deals with terror cases, will now probe the Israel Embassy blast case. The Ministry of Home Affairs has issued an order to hand over the investigations to NIA. And following the order, NIA will register cases under appropriate sections and will start an investigation. The Delhi Police's special cell will need to hand over all relevant evidence and documents to the NIA. NIA officials, meanwhile, had already visited the spot when the blast took place on Friday near the Israeli embassy on January 29th. Shifting focus to coup in Myanmar, where hundreds of members of Myanmar's parliament remain confined inside their government housing in the country's capital today, well, a day after the military staged a coup and detained senior politicians, including Nobel laureate Aung San Suu Kyi. The coup was being roundly condemned internationally. UN Security Council has called an emergency meeting today to decide on action it may want to take against the military junta of Myanmar. The United States, meanwhile, has threatened to reimpose sanctions against Myanmar. US President Joe Biden has said it will necessitate an immediate review of the US sanction laws followed by appropriate action. President Biden called the developments in Myanmar as a direct assault on the country's transition of democracy and the rule of law. India has expressed deep concern over the military coup and detention of its top political leaders and said the rule of law and the democratic processes must be upheld in the country. Meanwhile, India has issued an advisory to Indian citizens in Myanmar to avoid any unnecessary travel to Myanmar and take due precautions in the wake of recent developments. Also, Air India flight on Yangon-New Delhi route has been rescheduled. Earlier, the flight was to depart from Yangon for New Delhi on 4th of February. Now, it has been rescheduled to 11th of this month. And with that, it's time to wrap up this newscast. Meanwhile, news continues on DD News and DD India. Stay with us. Namaskar. Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor.
must march forward and forward in this. नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है और इस वक्त केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयर एक्सपो से संबोधित कर रहे हैं। Your esteemed presence means a lot and clearly signifies the resolve of people of India to make Aero India 2021 a resounding success. Yediyurappa's presence at this forum is significant in more ways than one. It clearly indicates his personal involvement in the show and its conduct. It also reinforces the effort and time Karnataka and more specifically Bengaluru have invested in the event despite the challenge associated with COVID pandemic. Friends, before I go on to talk about Aero India 21, let me express my gratitude to Sri Yediyurappa and the industry associations and people of Karnataka for organizing this grand felicitation program. I am humbled and deeply touched. But friends, if there is someone to be credited for it, then it is the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, following his vision of Atmanirbhar Bharat, Ministry of Defence is relentlessly giving impetus to domestic manufacturing of defence equipments, not only to fulfill the demand of our armed forces, but also to make India a net exporter of defence equipments and platforms to friendly foreign countries. Friends, the state of Karnataka, heavily led by Yediyurappa, which has created the conducive ecosystem and climate for investor, deserves the credit. Ladies and gentlemen, the state of Karnataka, with its excellent ecosystem of entrepreneurial spirit and industrial infrastructure, needs a special mention here. Karnataka is long known for its software leadership, but it has also become the innovation capital of India, and I salute the spirit. The award of this huge contract of rupees 48,000 crore to Hindustan Aeronautics Limited is the result of this spirit. To become the innovation capital of India, and I salute the spirit. The award of this huge contract of rupees 48,000 crore to Hindustan Aeronautics Limited is the result of this spirit. Friends, this is just the beginning of an inspiring story with many amazing chapters to unfold. You have already seen the presentation that outlines the major events of this show. I would like to focus on some key takeaways that are likely to distinguish Aero India 2021 from its previous avatars. Friends, the association of Aero India with Karnataka has been built over the years, and experience tells us that it has proved to be most appropriate. The state has some of the finest institutions that are associated with the aviation industry. The technological base and presence of industry leaders in fields associated with aviation further cement the bonds that have been developed over time. Set against the vibrant defense and aerospace backdrop of Bengaluru, Aero India would offer unprecedented access, insights, and opportunities to connect and collaborate with India and global industry leaders, visionaries, academicians, central and state administrations, and bringing together the defense ministers of
various countries, service chiefs, policymakers, foreign OEMs, industry, entrepreneurs, and academia to showcase, connect, and collaborate, as well as highlighting the policy reforms and partnerships driving India's new defense manufacturing revolution. The Aero India would spark a renewed sense of pride in India's defense manufacturing and take defense cooperation to the next level. Ladies and gentlemen, we all are aware that the world is passing through one of the worst pandemics caused by COVID-19, which has compelled several countries, including India, to impose unavoidable restrictions. We know the importance of human life, and therefore the Government of India, with the help of all the states and union territories, took necessary measures to protect people's lives, and we attach utmost importance to prevent and check COVID-19 spread. Therefore, while organizing this mega event, all health protocols and advisories issued by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Health and Family Affairs and the state government regarding the use of masks, social distancing, RT-PCR tests, etc. shall be strictly followed. Due to preventive measures and the social distancing norms in place, this edition of Aero India will be purely business event. There will be no public days. However, limited access will be provided to the public to the aero shows based on online bookings. Moreover, a dedicated virtual platform has been created to facilitate public participation. Aero India 2021 promises to be world's first ever hybrid aero and defense exhibition with a concurrent virtual exhibition which will integrate the seminars, business-to-business interactions, product display, etc. Friends, I feel privileged to inform that since 2014, the Government of India has relentlessly pushed policy reforms to boost indigenous defense manufacturing. As you all are aware, the global business community has responded enthusiastically. Global business community has responded enthusiastically to Indian economy's revivalist fervor, and Aero India will further showcase the nation's accomplishments in defense manufacturing and position India as investment, innovation, and defense manufacturing hub. The world has now started to recognize India as a trusted defense investment destination. Friends, the city will witness the daring aero shows, exhibition of air defense equipment, modern technological advancements, innovations, and a blitzkrieg of business seminars. Hosting this event in the IT capital of India will not only help consolidate the state's position as one of the favored destinations for foreign and domestic investors, but also reinforce itself as one of the gateways to defense and economic engagement with India. Friends, in order to give further momentum to the clarion call of Atmanirbhar Bharat given by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, which is aimed at promoting indigenization, and India has a big defense investment destination, and increasing its share in global foreign investment and defense exports. Aero India 2021 will prove to be one of the biggest such efforts. Brothers and sisters, some of the highlights of Aero India 2021 would be the inauguration of India Pavilion based on the theme Rotary Wings, Conclave of Defense Ministers of Indian Ocean Region, Conclave of Chiefs of Air Staff of various countries, India-Russia Military Industrial Conference, Startup Manthan, etc. More than 200 MOUs, partnership,
agreements are likely to be signed during the Bandhan event. The Indian Ocean Region Defence Ministers conclave would reinforce the relevance of the region and its continued importance for stakeholders from the perspective of trade, security, and freedom of navigation. The event would provide an opportunity to discuss and share perspectives on common values and interests that we have in the Indian Ocean region. Chiefs of Air Staff Conclave will bring a host of senior Air Force officers from around the world onto a single platform. It will provide an opportunity to enhance cooperation, collaboration, and improve understanding of common threats and challenges that are being faced by us. Over 600 exhibitors, including 80 foreign companies, would showcase their defense manufacturing prowess. The Aero India 2021 will help forge enormous global engagement with the Indian defense industry in the form of partnership and investment, paving the path for a transformation of the world's largest democracy into the world's most powerful defense economy. At the cost of repetition, I would like to state that the decision to organize Aero India in these testing times posed by the twin challenges of the COVID pandemic and also the security challenges thrust upon us along northern borders was not easy. I have no hesitation in saying that our robust stance, immediate and calibrated response, and the unrelenting spirit of the soldiers on the borders led to stabilization of the situation, and we showed our resolve to stabilization of the situation, and we showed our resolve to defend the sovereignty and integrity of our country. The resolve of our government, led by Honorable Prime Minister, to put country back on the path of revival, combined with the hard work of officers, all stakeholders of Aero India, and support of Government of Karnataka, has made it possible to organize Aero India 21. Aero India 21 is an inspiring story that unfolds in a few hours. This year, unlike many in the past, will witness the new initiatives of New India that have begun to change potential into reality. Friends, it gives me great pleasure to inform the audience that the Honorable President was kindly consented to grace the valedictory session of the Aero India 2021 as chief guest, and significantly adding to its importance and stature. And finally, I would like to place on record the selfless support of number of stakeholders who tirelessly putting in all efforts to make this event a success despite testing times. I would like to thank Sri Yadurappa and his entire team from Karnataka for hosting this event. I would also like to thank officials from the Department of Defense, Production, and the Armed Forces, and especially the organizing committee for their tireless efforts. This event would never have assumed the scale had it not been for support of both the public and private sector industry, friends from the media, and especially the medical support staff. I am confident that our synergized efforts would make the Aero India 2021 a successful international event, and it will serve the purpose for which it is intended. Thank you very much.
एयर इंडिया शो में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कर्नाटक राज्य की उन्होंने तारीफ की और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और एंटरप्रेन्योर्स की उन्होंने सराहना की और कहा कि सबके सहयोग से ही ये सब कुछ हो पाया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पैंडेमिक की चर्चा करते हुए कि कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है और साथ ही एरो इंडिया 2014 से केंद्रीय जो सरकार है उसने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है और साथ ही टेक्नोलॉजी की भी उन्होंने सराहना की। स्टार्टअप मंथन की भी उन्होंने चर्चा की और साथ ही स्टेक होल्डर्स का उन्होंने धन्यवाद दिया। ये एरो इंडिया शो में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे। और फिलहाल बुलेटिन में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन के उपायों में राज्यों की मदद के लिए केरल और महाराष्ट्र उच्च स्तरीय दल भेजा। अभी जहां सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामलों और उससे होने वाली मौतों में कमी आ रही है, वहीं केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। दोनों राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या देश के सक्रिय मामलों का 70% है। महाराष्ट्र भेजे जाने वाले केंद्रीय दल के विशेषज्ञों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC और नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ शामिल होंगे। केरल भेजे जाने वाले दल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेषज्ञों के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय और नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय दल राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ काम कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे और इन राज्यों में ज्यादा मामलों को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करेंगे। राज्यसभा में आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराए जाने को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर कल विस्तार से चर्चा करने का आश्वासन दिया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी होने के कारण सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित किया गया और अंत में सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा को लेकर नोटिस दिया था। हालांकि सभापति वेंकैया नायडू ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बुधवार को चर्चा होगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा के दौरान भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी है। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि सभापति नायडू ने विपक्षी सांसदों को समझाने की बहुत कोशिश की। Because of pandemic, we could not have question hour, and we could not have 0 hour, and many people protested against that, wrote articles also, made statements. Now we have question hour. Now we have question hour. Very important questions have been asked, and replies of ministers are giving. Please, this is not fair. थोड़ी देर बाद विपक्षी सांसद दोबारा सदन में वापस लौटे और किसानों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। विपक्ष की नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही को 4 बार स्थगित करना पड़ा, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर बाधित रही। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। कोरोना काल में क्वेश्चन आवर हो रहा है, जब प्रश्नकाल हो रहा है, और प्रश्नकाल का सबसे ज्यादा लाभ तो विपक्ष को ही मिलता है, और कहते हैं कि क्वेश्चन आवर ये विपक्ष का ही काल है। इसलिए बहुत दुखद है कि आज सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, कोई प्रश्न उठाना चाहे, जिस मुद्दे पर बहस चाहे। विपक्ष का कहना है कि उधर किसान डटे हैं, इधर विपक्ष भी डटा रहेगा। जब ऐसे
दिक्कतें आती हैं और मुल्क में ऐसी स्थिति बनती है तो पार्लियामेंट क्या घंटों से, 2 घंटों से, मिनटों से नहीं, आप दिन भर चर्चा करो, एक दिन एक्सटेंड भी करो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी विपक्ष ने बायकॉट किया था। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव अक्सर देखी जाती है, लेकिन टकराव के बीच राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत के जरिए सहमति की संभावना बनी रहती है। ऐसे में विपक्ष को अपने अड़ियल रुख को लचीला बनाना चाहिए ताकि जनता की रहनुमाई करने वाले सांसद अपनी बात संसद में रख सकें। कोरोना की वजह से संसद के मॉनसून सत्र में जब प्रश्नकाल नहीं चल पाया था तो विपक्ष की आलोचनाओं का सामना सत्ता पक्ष को करना पड़ा था। इसी बात का जिक्र करते हुए सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में सांसदों को नसीहत दी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए प्रश्नकाल बेहद जरूरी होता है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन जयश्री पुरी और अपने सहयोगी नीरज सिंह के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और एरो इंडिया एयर शो का आज बेंगलुरु में रिहर्सल किया गया। इस एयर शो का आयोजन 3 से 5 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित येलहांका एयरफोर्स स्टेशन पर किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा आयोजित होने वाले इस शो का ये 13वां संस्करण है। इस शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत की रक्षा तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिए इस शो को काफी अहम माना जा रहा है। इस शो में पहली बार स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही भारत का पहला सेमी स्टेल्थ ड्रोन इंडिजीनियस ड्रोन वॉरियर को भी मॉडल भी एयर शो एयर इंडिया में पेश किया जाएगा। वॉरियर नाम का ड्रोन स्वदेशी कार्यक्रम CATS यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का हिस्सा है। ये मानव और मानव रहित प्लेटफॉर्म का बेहद सटीक मिश्रण है जो दुश्मन के बेहद चौकसी भरे हवाई क्षेत्र को भी भेद देगा। एरो इंडिया शो में बोइंग, IEH कॉरपोरेशन, GE एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और ट्रैकर सिस्टम समेत अमेरिका की अहम रक्षा कंपनियां हिस्सा लेंगी। अमेरिका का BAV लॉन्चर भारी बम वर्षक एयरक्राफ्ट एरो इंडिया एयर शो में फ्लाई बाय प्रदर्शन करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे LCA के प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिलेगी और भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री सशक्त होगी। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चौथी पीढ़ी के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दूसरी असेंबली लाइन की शुरुआत की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये असेंबली लाइन आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करेगी और इस कदम से भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री सशक्त होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा ये कैंपेन है, इन तीनों को यह ताकत देगा, तीनों को यह मजबूती देगा। कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील है जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। तेजस की दूसरी असेंबली प्रोडक्शन लाइन के शुरू होने से HAL हर साल करीब 16 तेजस का निर्माण कर सकेगा और इस प्रोडक्शन लाइन से करीब 5,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिल सकेगा। इस प्रोडक्शन लाइन से टियर 1, 2 और 3 की करीब 500 घरेलू इकाइयों और 200 कंपनियों की भागीदारी से करीब 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। जो भी बनाना होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे।
एक लाभ और हुआ है। आज के इस उद्घाटन से आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। यह संदेश सारी दुनिया को जाएगा। तेजस मार्क 1A में डिजिटल फ्लाई बाय वायर और मिशन कंप्यूटर कंट्रोल एवियोनिक्स जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों का उपयोग किया गया है। नए तेजस प्लांट के कारण एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगी। ये बट नेचुरल है। बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी जानकारी में यह भी आया है कि आप सबने सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल को जो अपनाया है उसके तहत 650 डिजाइन और प्रोडक्शन एजेंसीज भी आपके साथ जुड़ रही हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने दुनिया के सारे देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है और उसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ डबल डिजिट में है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 11.5 होगी। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। एलजी तेजस की सेकंड असेंबली लाइन में HAL सालाना 16 तेजस एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेगा और ये जो भारत सरकार की योजना है कि तेजस को फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान बनाया जाए भारतीय सेना का, उसमें एक बड़ा कारगर कदम होगी। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज, बेंगलुरु। इसी के साथ एक और ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। 9 to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आम बजट को विकासशील बताया। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सर। सर, आज का ये जो बजट था, खासकर आपकी जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय को कितना बूस्टअप करेगा? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देश के इतिहास में पहली बार इतनी प्रायोरिटी निर्मला जी ने दी है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में एक बार 2 किलोमीटर पर डे हाईवे बनते थे। अभी इस साल जनवरी एंड में हमने 28 किलोमीटर बनाया और अगले साल यानी अपने मार्च एंड तक हम 40 किलोमीटर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे देश को 5 साल में बदल देंगे। अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल के अंदर देश में मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। सर, स्क्रैप पॉलिसी जो जिस तरीके से आपने बताया कि वेस्टेज जो होगा उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और जो नए मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसमें भी स्क्रैप जो होगा उसका इस्तेमाल किया। देखिए, अभी जैसे एक गाड़ी या ट्रक स्क्रैप होगी तो उसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, स्टील, रबर सब निकलेगा। फिर रिसाइकलिंग होगा, उसके नए पार्ट्स बनेंगे। तो नया मटेरियल लेकर जो कॉस्ट है इसमें सस्ता होगा। फिर हम लोग हमारे पोर्ट में हमने ड्राफ्ट बढ़ाया, फिर बाहर का स्क्रैप आएगा। तो हमारा देश आने वाले 5 साल में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के वर्ल्ड के सब ब्रांड देश में उपस्थित है। हम नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताऊँ। देखो, पहली बात तो ऐसे है कि ये बजट आने के पहले 3 लाख करोड़ का पैकेज MSME को मिला और लगातार अभी जैसे आज देखिए कि स्टील के लिए जो स्टील वेस्ट आ रही थी उसके ऊपर ड्यूटी कैंसिल हो गई तो स्टील सस्ता होगा। फिर स्टील के कंपोनेंट जो आ रहे थे उसके ऊपर 15 रुपये ड्यूटी थी, वो 7.5 रुपये 7.5% की है, तो उसके कारण वो सस्ता होगा, तो इंपोर्ट भी सस्ता होगा। और मैं ये मानता हूँ कि अब स्टील की प्राइस भी देश में कम होगी।
तो ये थे नितिन गडकरी साहब, जिनका मानना है कि खासकर MSME में जो कोरोना काल में दिक्कतें सहनी पड़ी, कठिनाइयाँ सहनी पड़ी थी, उसको दुरुस्त कर दिया गया है और आगे भविष्य में और दुरुस्त किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे, है ना? ये नैरेटिव फेक है कि वहाँ पर पैराशूट से बच्चों को मारा जा रहा है। ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं 2 टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। न्यू इंडिया को साकार बनाने और देश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए युवाओं की प्रतिभा, हुनर और हौसलों को संजोया गया है संसाधनों और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के माध्यम से। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्टार्टअप इंडिया से जुड़े युवाओं की हौसला अफजाई की जा रही है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के जरिए। दूरदर्शन लेकर आ रहा है इन्हीं विजेताओं के बुलंद हौसलों, अडिग सोच और असाधारण यात्राओं की कहानियां। 12 क्षेत्रों में 35 श्रेणियां, देश के अलग अलग भागों से स्टार्टअप की सफलता की कहानियां। खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस में आपके अपने दूरदर्शन नेटवर्क पर। Defence Minister Rajnath Singh addresses the curtain raiser event for Aero India 2021 in Bangalore, hails the contribution of Aero India in showcasing the nation's accomplishments in defence manufacturing and position India as investment, innovation and defence manufacturing hub. Centre deputes 2 high-level multidisciplinary teams to Kerala and Maharashtra to collaborate with the state health authorities in COVID prevention and management. The 2 states constitute 70% of the active cases. Recovery rate in the country crosses 97%. Over 39.5 lakh healthcare workers vaccinated till yesterday. Rajya Sabha adjourned till tomorrow due to continuous interruption by the opposition on farmers' issues. No proposed legislative business could be taken due to opposition ruckus. Lok Sabha adjourns till 5 p.m. amid uproar by the opposition over the farm laws. Markets rise sharply on the second consecutive day over positive post-budget sentiment. Sensex jumps 1,300 points at the opening, touching 50,000 mark, while Nifty jumps 300 points.
Myanmar army announces major cabinet reshuffle after seizing power. State Councillor Aung San Suu Kyi remains in detention. India issues advisory for Indian citizens in Myanmar to take due precautions. UN Security Council to hold emergency meeting today. Namaskar and welcome. You're watching DD News. I'm Sakal Bhatt and the top story at this hour. Raksha Mantri Rajnath Singh today inaugurated Hindustan Aeronautics Limited Tejas light combat aircraft's second production line in Bangalore. The indigenously designed 4.5 generation light combat aircraft Tejas is the lightest and smallest fly-by-wire multi-role combat aircraft. The inauguration of the second plant for LCA will enable HAL to produce 16 aircrafts annually. Raksha Mantri says Tejas LAC's second production line will strengthen HAL, Indian Air Force and Atmanirbhar Bharat campaign. He said that Aero India 2021 will help forge enormous global engagement with Indian defence industry in the form of partnerships and investments, paving the path for a transformation of the world's largest democracy into the world's most powerful defence economy. Aero India would offer unprecedented access, insights and opportunities to connect and collaborate with India and global industry leaders, visionaries, academicians, central and state administrations, and bringing together the defense ministers of various countries, service chiefs, policymakers, foreign OEMs, industry, entrepreneurs, and academia to showcase, connect and collaborate, as well as highlighting the policy reforms and partnership driving India's new defense manufacturing revolution. The Aero India would spark a renewed sense of pride in India's defense manufacturing and take defense cooperation to the next level. Raksha Mantri also said that the government is committed to make India self-reliant in the field of defence technology and manufacturing. He exuded confidence in the next 3 to 4 years, India will achieve the target of rupees 1.75 lakh crores in the field of defence manufacturing. जो भी बनाना होगा डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के इस उद्घाटन से, आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। यह संदेश सारी दुनिया को जाएगा। And the 13th edition of Aero India show will start from tomorrow. The biennial air show and exhibition will be held at the Yelahanka Air Force Station in Bangalore. The show is hosted by the government of Karnataka and Hindustan Aeronautics Limited. The Aero India provides a platform for aerospace companies to showcase their products and services. And it is also the first global air show organized in the COVID-19 era, the post-COVID-19 era. Their rehearsals were held today, where spectacular formations were showcased. While your eyes follow the Tejas forming, wave at him as he makes his exit and wish him. For the signature maneuver, we call it the Dolphin's Leap. Dolphin's Leap. For the rotors, we have been closer. Air-to-air and air-to-ground weaponry, along with the modern avionics, is crossover break. Go with that command. Here you can see, ladies and gentlemen, the crossover break. A perfect cross in.
The United States B-1B Lancer heavy bomber will perform a flyby during Aero India Air Show at Yelahanka Air Force Station in Bangalore. Dawn Heflin, who is U.S. Charge d'Affaires, says that the U.S. participation in the air show is another example of the deepening defense and strategic partnership between United States and India. He will also be leading a high-level delegation of U.S. government officials and defense industry representatives to the event. The relationship of India and the United States is built on common interest and common vision of a free and open Indo-Pacific space. Defence PSU Bharat Electronics Limited will showcase state-of-the-art products and systems spanning every domain of its business at Aero India 2021 to be held from February 3rd to 5th, 2021 at Air Force Station Yelahanka in Bangalore. The products and systems are clustered as airborne and space application satellite and space application products and systems for self-reliance, that is Atmanirbhar Bharat, high-performance computing and artificial intelligence systems, land and naval products and systems communication, and laser-based products. Non-defense diversification and outdoor display products. In addition to all this, BEL will showcase its R&D capabilities by launching or demonstrating some of its new products and technologies. Some of the new products and technologies are in the area of airborne and space satellite application, which include